नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आपकी बैठक पर। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हम आप सभी के लिए एक सीरीज़ लेकर आने वाले हैं जिसका नाम होगा एक नज़र यूपी 2022 इलेक्शन पर। तो आज उस सीरीज़ की हम पहली वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि है एक क्षेत्रीय पार्टी को लेकर, और वो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, जिसको आप आरएलडी के नाम से भी जानते हैं। तो आरएलडी पार्टी सन 1996 में चौधरी अजीत सिंह ने बनाई थी। अगर हम उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो उसके अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह थे और उपाध्यक्ष उनके ही बेटे जयंत चौधरी। लेकिन जैसा कि अब चौधरी अजीत सिंह नहीं रहे तो पार्टी की सारी जिम्मेदारी उनके बेटे जयंत चौधरी पर आ जाती है। आरएलडी पार्टी की अगर हम कुछ सीटों की बात करें जिन पे वो अपने कैंडिडेट्स खड़ी करते हैं, या कुछ मुख्य सीटें, कुछ लोकसभा मुख्य सीटें हैं उनकी करीबन 5 से 7, और जो विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो वो 25 से 30 सीट उनकी मानी जाती है। तो अब हम अगर उनके राजनीतिक स्थिति की बात करें तो 2013 में जो दंगे हुए थे उनसे पहले आरएलडी पार्टी का काफ़ी प्रभाव था। वो काफ़ी चुनाव जीत रही थी, काफ़ी ठीक ठाक परसेंट उनको वोट पड़ रही थी। लेकिन 2013 दंगों के बाद जो मुसलमान और जाट के कॉम्बिनेशन की जो वोट उन्हें पड़ रही थी, उन दंगों के बाद जो मुसलमान वोट थी वो सपा की ओर झुक गई और जो जाट वोटें थी वो भाजपा की तरफ झुक गई, जिनका फ़ायदा इन दोनों पार्टियों को हुआ और नुकसान राष्ट्रीय लोकदल को उठाना पड़ा। और जब से लेके अब तक आरएलडी पार्टी राजनीतिक वनवास काट रही है। ऐसा वनवास काट रही है कि दोनों पिता और बेटा दोनों अपने आने वाले 2014 लोकसभा इलेक्शन में अपनी अपनी सीट से हार गए। तो अगर हम बात करें चौधरी अजीत सिंह की, तो चौधरी अजीत सिंह अपनी पुश्तैनी सीट बागपत से लड़े थे भाजपा के डॉक्टर सत्यपाल सिंह के खिलाफ। और इतना ही नहीं, वो जीते तो थे ही नहीं, और इसके साथ साथ तीसरे स्थान पर वो रहे थे। और दूसरी ओर अगर हम उनके बेटे की बात करें जयंत चौधरी की, तो वो मथुरा सीट से भाजपा की ही हेमा मालिनी के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्हें भी वहाँ से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव में भी उनको कुछ ज़्यादा हाथ नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ एक सीट उनके हाथ लगी जो कि थी छपरोली विधानसभा सीट, जो कि आरएलडी का गढ़ भी माना जाता है। तो वहाँ से आरएलडी के शहेंद्र सिंह रमाला जीते थे। उन्होंने भाजपा के सतेंद्र सिंह को हराया था केवल और केवल 3800 वोट के अंतर से। लेकिन जो ये आरएलडी के शहेंद्र सिंह रमाला थे, इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और उन्होंने वहाँ से निकलने के बाद भाजपा को ज्वाइन कर लिया था। अब हम बात करते हैं कि पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे वो कहाँ पर सेकंड यानी दूसरे स्थान पर रहे और उनको ठीक ठाक वोट का परसेंटेज मिला। तो सबसे पहले आती है आपकी इसके अंदर मथुरा की लोकसभा सीट। मथुरा लोकसभा सीट के अंदर जो आपकी मठ विधानसभा सीट पड़ती है, वहाँ पे जो आरएलडी के कैंडिडेट योगेश चौधरी थे वो दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें मिली थी 65,400 वोट और केवल 400 वोट के अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और वहाँ से बसपा के श्याम सुंदर शर्मा ने वहाँ पे जीत दर्ज कर ली थी। दूसरी अगर हम मथुरा की विधानसभा सीट की बात करें तो वो आपकी आ जाती है बलदेव सीट। वहाँ से आरएलडी के निरंजन सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे और जीत भाजपा ने दर्ज की थी। अब इसके बाद अगर हम अगली विधानसभा सीट की बात करें तो वो थी बड़ौद सीट, जहाँ पे भी आरएलडी दूसरे स्थान पर ही रहा था। वहाँ पे आरएलडी के साहब सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे, उनको 52,000 वोट मिली थी और उनको भाजपा के कृष्णपाल मलिक से हार का सामना करना पड़ा था। अब इसके बाद हम कुछ ऐसी सीटों की बात करते हैं जहाँ पर करीबन 10% से कुछ ही ज़्यादा आरएलडी को वोट परसेंट मिला था। इसमें आपकी आ जाती है सबसे पहले शामली विधानसभा सीट। तो शामली विधानसभा सीट आरएलडी के जो कैंडिडेट वहाँ पे खड़े थे वो तीसरे स्थान पर रहे थे और उनको करीबन 33,000 वोट मिली थी।
दूसरे स्थान पर कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े थे और पहले स्थान पर भाजपा के कैंडिडेट खड़े थे तेजिंदर नरवाल, जिन्होंने वहाँ पे जो जीत थी वो दर्ज की थी, वो वहाँ से जीत गए थे। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो वो आपकी आ जाती है थाना भवन, जो कि कैराना लोकसभा सीट के अंदर पड़ती है। तो वहाँ से भी जो आरएलडी के कैंडिडेट खड़े थे जावेद राव, उनको केवल और केवल 31,000 वोट मिली थी और जीत भाजपा के कैंडिडेट ने दर्ज की थी। अगले चलते हैं हम कैराना सीट पर। वहाँ पे जो आरएलडी के कैंडिडेट खड़े थे उन्हें केवल 19,000 वोट मिली थी और सपा के जो कैंडिडेट थे उन्होंने जीत दर्ज की थी, उन्हें 98,000 वोटें मिली थी और उसके साथ वो वहाँ पे जीत गए थे। अगला चलते हैं हम बागपत सीट की तरफ। तो बागपत विधानसभा सीट से आरएलडी के कैंडिडेट को 21,000 वोट मिली थी। भाजपा के योगेश धामा ने जीत दर्ज की थी, उन्हें 92,000 वोट मिले थे, जिन्होंने चुनाव से कुछ समय पहले ही आरएलडी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अब उसके बाद कुछ और सीटें आती है। एक आती है आपकी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में बुढ़ाना विधानसभा सीट आपकी पड़ती है, जहाँ पे आरएलडी चौथे स्थान पर रहा था। केवल और केवल 23,000 वोट उन्हें मिली थी और भाजपा ही वहाँ से जीता था। तो कुछ अगर हम मुख्य सीटों की बात करें तो 15 से 20 सीट विधानसभा सीट मुख्य सीट मानी जाती हैं, जहाँ पे आरएलडी के जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको ठीक ठाक वोट का परसेंट मिलता है। और ये देखने वाली बात होगी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बार आरएलडी पार्टी सपा के साथ गठबंधन में खड़ी होगी चुनाव में, तो वो कैसा प्रदर्शन करती है, उनको कितना वोट मिलता है, और जैसा कि उनका जो मेन मुकाबला रहेगा वो भाजपा से ही रहेगा, तो वहाँ पे वो आरएलडी और सपा का जो गठबंधन रहेगा क्या वो भाजपा को टक्कर दे पाता है या नहीं। फिर अगर हम आगे 2019 में बात करें तो 2019 में आरएलडी पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन करके 3 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तीनों की तीनों सीट पर उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। वो 3 सीट थी मथुरा सीट, आपकी मुजफ्फरनगर सीट और बागपत सीट। तीनों की तीनों सीट पर कोई भी उनका जो कैंडिडेट था वो जीत नहीं पाया था और वो 0 के साथ उनकी पार्टी रह गई थी। अब हम बात करते हैं कि 2019 के बाद जो आरएलडी पार्टी है वो सपा के साथ गठबंधन में रहने की कोशिश कर रही है और इस बार फाइनली उन्होंने जो ये इलेक्शन 2022 में विधानसभा इलेक्शन होंगे उनमें वो गठबंधन में ही खड़ी होगी। तो दूसरी ओर जो जयंत चौधरी है वो भी ज़मीनी स्तर पर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और दूसरी ओर 3 किसान बिल के खिलाफ जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जयंत चौधरी बढ़ चढ़ के शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी महापंचायतें भी की हैं अलग अलग जगह, जैसे कि शामली में और मथुरा, मुजफ्फरनगर, काफ़ी जगहें उन्होंने महापंचायत की है। करीबन 50 से ज़्यादा वो अब तक महापंचायत कर चुके हैं, जहाँ पे उनको जन सैलाब देखने को मिला। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी हद तक भारी मात्रा में लोगों ने वहाँ पे शिरकत की, उनको सपोर्ट किया। किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन के कारण पश्चिम यूपी में और बाकी पूरे यूपी की अगर हम बात करें तो भाजपा के खिलाफ कड़ा विरोध किया जा रहा है, जिसका फ़ायदा आरएलडी को और जयंत चौधरी को मिल सकता है। देखा जाए तो जैसे कि अब 2022 के ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें हो सकता है कि उनको फ़ायदा मिले। तो और अगर हम साथ साथ बात करें, अभी जो हमारे पंचायत चुनाव हुए थे उसमें आरएलडी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अजीत सिंह की तबीयत ख़राब होने के कारण पार्टी ने कुछ ऐसा जश्न नहीं किया था, चुपचाप ही वो थोड़ा शांत ही थे। और जैसे कि कोरोना के कारण अजीत सिंह का निधन हो गया है, तो ये काफ़ी बड़ा झटका हो जाता है आरएलडी पार्टी के लिए। और जयंत चौधरी अपने पिता अजीत सिंह का जो अनुभव है उसकी कमी उनको खलेगी, उनको सामना करना पड़ेगा उस कमी का। लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी अपनी पार्टी को 0 से लेकर एक स्तर पर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसी
उनकी कोशिश को इस किसान आंदोलन ने और मजबूत बना दिया है और उसको और उठाने में उनकी मदद कर रहा है, जो कि शायद उनको 2022 में सपा के साथ फ़ायदा देखने को मिले। शायद उनको जो किसान जाति है उसमें आपकी जाट के अलावा अगर त्यागी और जो गुज्जर जाति है वो भी अगर आरएलडी के पक्ष में ही वोट डालती है तो उम्मीद करते हैं कि आरएलडी पार्टी को इससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। आगे अगर हम बात करें तो आरएलडी के पास पश्चिम यूपी में अपनी पार्टी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रह सकती है 2022 चुनाव में। देखिए, चुनाव 8 से 9 महीने दूर है और ये देखने वाली बात होगी कि आरएलडी किस तरह का प्रदर्शन करेगी। जैसे कि उनकी हालत चल रही है, इन पंचायत चुनाव से पहले उनकी जो हालत थी वो हाशिए पर चली गई थी आरएलडी पार्टी, लेकिन उसके बावजूद पश्चिम यूपी में आरएलडी का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। तो ये देखने वाली बात होगी कि 2022 विधानसभा चुनाव में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। जयंत ज़रूर वापसी कर सकते हैं, पर उनकी जो डगर है वो आसान नहीं होगी। उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति बनी हुई है। अगर वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम नहीं होते हैं तो पश्चिम यूपी में उनके लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है और पश्चिम यूपी में उनका जो मुख्य मुकाबला रहेगा वो भाजपा और बसपा से ही रहेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस रोचक मुकाबले में जयंत कितने कामयाब हो पाते हैं और कितने नहीं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए, जिसमें हमने आरएलडी पार्टी की जो जितनी भी राजनीतिक स्थिति है जो आज तक थी या हो सकती है उसके बारे में आप सभी के साथ ये विश्लेषण किया है, शेयर किया है आपके साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे और हम इस सीरीज़ की हर वीडियो हर शनिवार यानी कि सैटरडे को लेकर आए करेंगे, जिसमें हम पार्टी दर पार्टी विश्लेषण करेंगे, जैसा कि हमने आज आरएलडी से शुरुआत कर दी है। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक करना मत भूलें और साथ साथ जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस है, अपडेट्स है, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो थैंक यू एवरीवन एंड होप यू लाइक आवर वीडियो।